हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और 4 टेस्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के हो चुके हैं। ये 5वां टेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े फेस्टिव सीजन की वजह से बिजी थी, इसलिए वीडियोस नहीं ला पाई। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। जो 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरणों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के निर्धारण के लिए। यदि आप लोगों को आंसर्स पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को पॉज करके और आंसर्स फिर देख सकते हैं। और इसका साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, तो आपका एक पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। जो संविधान की अनुसूची है 5वीं और 6वीं अनुसूची जो है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में अनुसूचित जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 5वीं अनुसूची जो है 5वीं अनुसूची के उपबंध है असम। ये स्टेट भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 5वीं अनुसूची में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो इनका नाम याद रखेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अमे मित्र, बस इतना याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अमे मित्र जो है इस तरीके से ट्रिक से आपको याद रहेंगे। और वर्तमान में मुख्य रूप से 9 राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में ये उपबंध लागू हैं। तो शुरुआत में जो है वो बनाए गए थे इनके लिए, सिर्फ ये ऊपर के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके लिए, बट वर्तमान में अब जहाँ जहाँ ये एसटीज हैं उनमें भी ये उपबंध लागू होते हैं। तो इन स्टेट के नाम भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। नेक्स्ट इस राष्ट्रपति जो है वो देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर घोषित अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल, सीमाएं एवं नाम को बदलने का आदेश दे सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो बदल सकता है और राज्यपाल की सलाह से उनकी सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने के आदेश दे सकता है। तो इसमें भी याद रखेंगे, यहाँ से भी ऑप्शन बना के पूछ सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। वह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक या जब भी राष्ट्रपति मांग करें रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में दिए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, प्रीलिम्स में काम आएंगे। जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है और राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे या फिर कुछ परिवर्तन के साथ लागू करे। तो ये कुछ छूट रहती है अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उनको, कि ये राज्यपाल के ऊपर राज्यपाल को अधिकार है। तो ये भी आप याद रखेंगे पॉइंट कि राज्यपाल को अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल में कोई विशेष अधिनियम जो होता है वो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे। ठीक है। तो ये हो गया 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित प्रमुख प्रावधान। 5वीं के ये हो गए और 6वीं का जो है वो है संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया जाता है। अगर ये पूछा जाता है कि स्वशासी जिलों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है तो ये 6वीं अनुसूची में है, ये याद रखेंगे। और ये स्वशासी जिले राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इनमें से याद रखेंगे तो कार्यपालिका शक्ति के अधीन आते हैं। ठीक है। और राज्यपाल के पास इन क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित करने और हटाने एवं नामों एवं सीमाओं को बदलने का अधिकार होता है। वहाँ 5वीं अनुसूची में जो एक्ट था, कुछ अधिनियम जो थे उनमें परिवर्तन करने का अधिकार था और यहाँ पे जो स्वशासी जिले हैं उनमें उनको नामों को परिवर्तन करने, सीमाओं को बदलने का अधिकार भी राज्यपाल के पास है। और प्रत्येक स्वशासी जिले में 30 सदस्यीय एक जिला परिषद होगी। इन
क्षेत्रों की जिला व प्रादेशिक परिषद को ग्राम परिषदों एवं ग्राम न्यायालयों के गठन का भी अधिकार होता है। जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व के आकलन एवं संग्रहण का अधिकार होता है। ठीक है, अब स्वशासी जिले हो गए, उसके अंतर्गत नीचे आ गई है जिला परिषद। ठीक है, 30 सदस्यीय एक जिला परिषद होगी हर जिले में, और इस जिले क्षेत्रों के जिला एवं प्रादेशिक परिषद को ग्राम परिषदों और ग्राम न्यायालयों के गठन का अधिकार होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित इतने ही पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली की सरकार है, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसदीय प्रणाली की डेफिनेशन पूछी गई है कि क्या है। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट आंसर है। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए भारत में भी संसदीय प्रणाली है और भारत में भी जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डी करेक्ट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल में मंत्री परिषद संसद के निचले सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जैसा कि ब्रिटेन में होता है वहाँ पे वेस्टमिंस्टर है, तो ये भी याद रखें कि वेस्टमिंस्टर जो है वो कहाँ की है, ब्रिटेन की है, और वहाँ पे भी निचले सदन के प्रति संसद उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सदन के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। फर्स्ट कथन है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है, और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इनमें से कौन कौन से सही हैं, आप लोग एक बार विचार कीजिए, फिर आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं, तो इसमें दोनों ही कथन, इसका डी सही उत्तर है डी, ना तो एक और ना ही दो। क्यों, दोनों ही कथन गलत हैं। सही पूछा गया है बट ये गलत है। यहाँ पे प्रधानमंत्री दिया गया है, और चूंकि प्रधानमंत्री की जगह यदि राष्ट्रपति होता तो वो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते। फर्स्ट कथन में है क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में, और क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, इसी प्रकार कथन 2 भी गलत है क्योंकि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट सचिव होता है ना। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और संविधान के अनुसार वह इसका प्रयोग स्वयं या इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता ही होना चाहिए। जबकि कैबिनेट सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होने के साथ ही सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। और यद्यपि मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल जो होता है वो सचिवालय प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है वो कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, तो जहाँ भी प्रशासन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि सिविल सर्विसेज का, तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, राजस्व विभाग जो है वो बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। सेकेंड पॉइंट, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। थर्ड,
लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन कौन से सही हैं? आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने की ईमानदारी से, यदि आपको सही सच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो। ने इसका आंसर सही है सी, केवल दो। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। बस ये वाला पॉइंट सही है, बाकी क्यों नहीं है सही पहला और तीसरा वो हम देखते हैं। पहला है राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये राजस्व विभाग नहीं है बल्कि आर्थिक कार्य विभाग है। ठीक है, वित्त मंत्रालय के विभाग होते हैं आर्थिक कार्य और राजस्व दोनों ही होते हैं, तो इसमें से आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वो बजट के तैयार करता है, ना कि राजस्व विभाग, इसलिए कथन एक गलत है। जबकि भारत की संचित निधि से धन तभी निकाला जा सकता है जब संसद की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो, इसलिए दो कथन सही है। और जो तीसरा है, लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया है और लोक लेखा से किए जाने वाले सभी प्रकार के संवितरण, ये देखो ऑप्शन में दिया गया है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु इसके लिए लोक सभी संवितरणों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है तथा इसके लिए संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, सरकार इसके लिए स्वतंत्र होती है। सभी संवितरणों के लोक लेखा में से जो संवितरण किए जाते हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी वितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे आवश्यकता होती है लिखा है, जबकि नहीं होती है, और संचित निधि से यदि निकालना हो तो संसद की आवश्यकता होती है, लोक लेखा से नहीं। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? कल्याणकारी राज्य जो है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो किसमें दिया गया है ये? उद्देशिका में, प्रियम्बल में, या भारत के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, या 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, किसमें दिया गया है कल्याणकारी राज्य? भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय हो, और नीति के निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय स्थापित करने की बात की गई है। अनुच्छेद 36 से 51 तक अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित हैं। आपको एक एक याद होना चाहिए यदि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या पीएससी के। तो अनुच्छेद 38 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य विशेषता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और 39 में कहा गया है लैंगिक समानता को स्थापित करने की बात की गई है। 39 का पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार 39 घ में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ये दोनों ही 39 का और 39 घ और 39 ये तीनों ही बहुत कंफ्यूजन करते हैं, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर अराइज होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। आप लोग याद रखेंगे किसमें क्या कहा गया है। भारतीय संविधान में नीति के निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये नीति निर्देशक तत्व से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस एक्सप्लेनेशन से कवर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और आ गया नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एंड प्रियम्बल। इन 3 से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर साल। नीति निर्देशक तत्व के बारे में, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इन तथ्यों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है, नहीं है दिया गया, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दोनों, दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग के अनुसार जो है
शामिल उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकार तत्व देश के शासन में मूलभूत होते हैं और विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा इनमें जाके इनकी मांग नहीं की जा सकती है, जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं न्यायालय में जा सकते हैं। और लेकिन ये जो होते हैं ये देश के शासन के लिए मूलभूत होते हैं, देश की राजनीति को एक नीति दिखाते हैं, नीति निर्देशक तत्व नीति को निर्देशित करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है। और विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। कर्तव्य है बट इन न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किस में कहा गया है? ये क्या है? संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व में है, या मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? आप बताइए। ये मूल कर्तव्य में है। भारत के समस्त नागरिकों का ये कर्तव्य होता है। सारे ही मूल कर्तव्य गिने हो याद होना चाहिए, क्योंकि मेंस में लिखने को भी आ जाते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह कहा गया है। इससे आपको पता चलता है, ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये वाला, इसलिए मैंने लिया। ये शायद 2015 या 16 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य हैं और सारे ही मूल कर्तव्य आपको याद होना चाहिए। हम भी हाल आप लोगों को रिवीजन करा देते हैं। भारत की प्रभुता, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का यही फायदा है कि आपको ना केवल क्वेश्चन बल्कि पूरा एक टॉपिक, 10 क्वेश्चन होते हैं तो 10 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की बात भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत शामिल किए गए मूल कर्तव्यों में है। मतलब 4 का में मूल कर्तव्य शामिल है। अनुच्छेद 51 का के गा में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूलतः शामिल नहीं था। पहले ये नहीं थे शामिल, फिर इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है और 44वां संविधान संशोधन। तो जो चीज़ें एक आपको यहाँ पे क्लू देते हैं कि जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, यदि पूछा जाए कि किस संविधान में जोड़ी गई हैं, ठीक है, तो वो 42 में जोड़ी गई और बहुत सारी चीज़ें हटाई गई, तो वो हटाई गई 44वें में। तो आपको नहीं भी आता है तो भी आप यहाँ से सही और करेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार करने या ना करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता है। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। तीनों ही नेगेटिव पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं? ठीक है, धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकता, अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती और वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है, चर्चा की बात की गई। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त में से कौन से सही हैं? ठीक है, सही बताना है। तो इसमें बी सही है, 1 और 2 सही है और तीसरा सही नहीं है। ठीक है, राज्यसभा को ना तो धन विधेयक को स्वीकार करने अस्वीकार करने की शक्ति है और ना ही संशोधित करने की शक्ति है। और राज्यसभा धन विधेयक को अंतिम 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। अतः कथन 1 सत्य है और कथन धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में विस्तृत प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 109 से 110 में दिए गए हैं। तो ये वाला कथन भी सही है। अनुदानों की मांगों पर मतदान करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है, ठीक है, राज्यसभा को नहीं। तो ये कथन भी सही है दूसरा। और अनुदान संबंधी मांगें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रकार में वे अनुदान मांगें शामिल होती हैं जो संचित निधि पर आधारित होती हैं और ऐसी अनुदान मांगों पर किसी सदन में कोई मतदान नहीं होता है। जो संचित निधि पर भारी होती हैं उस पर किसी सदन में कोई मतदान नहीं होता है। और जो मांगें भी अनुदान मांगें शामिल होती हैं दूसरे प्रकार में जो संचित निधि पर भारित नहीं होती हैं। इस प्रकार दूसरे प्रकार की अनुदान मांगों पर लोकसभा में मतदान होता है। ठीक है, तो राज्यसभा में कहीं किसी भी प्रावधान नहीं है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण पर लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होती है।
यहाँ दिया गया है कि राज्यसभा में चर्चा नहीं होती है, ऑप्शन में दिया गया है, पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। अनुच्छेद 112 यानी वार्षिक बजट जो है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अतः कथन 3 असत्य है। कथन 3 में क्या कहा गया था? केवल राज्यसभा के बारे में कहा गया था, जबकि यहाँ पे दोनों में चर्चा हो सकती है। देखो कथन 3 है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, जबकि चर्चा हो सकती है। बाकी ये दोनों पॉइंट सही हैं, ऊपर के फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 ये हो गया है आपका। ठीक है, ये देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ज्वाइंट सेशन से क्वेश्चन है। ज्वाइंट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है, कोई बिल जो है दोनों सदनों में आता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत के द्वारा, सदनों का 2/3 बहुमत या सदनों का पूर्ण बहुमत। कितने बहुमत से इसको पारित किया जाना जरूरी होता है? जब जो ज्वाइंट सेशन में यदि कोई विधेयक आता है, इसका करेक्ट आंसर है ए, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, सिंपल बहुमत होना चाहिए। जो बहुमत में होता है तो वो पास हो जाता है बिल। इसमें 2/3 की जरूरत नहीं होती है। यदि आप लोगों को पता है तो बताइए कि ये 2/3 वाला फॉर्मूला कहाँ पर लागू होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट सेशन या आर्टिकल, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई निर्दिष्ट विधेयक जो है वो लाया जाता है, तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। 108(4) में ये बोला गया है, साधारण बहुमत। ठीक है, याद रखेंगे। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 परिस्थितियों में बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब यदि किसी बिल पर, यदि कोई बिल में है, अगर गतिरोध हो जाता है दोनों सदनों में, तो उसमें दोनों सदनों की किस किस में परिस्थितियां बुलाई जाती है? यदि वो 3 परिस्थितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में पहले। यदि किसी विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमत ना हो, यदि दूसरे सदन ने विधेयक पारित के 6 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, 6 महीने हो गए हों फिर भी यदि दूसरे सदन से कोई कार्रवाई नहीं आती है, तो भी ज्वाइंट सेशन या संयुक्त सेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के बारे में ही उपलब्ध होता है, ये याद रखेंगे। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन के विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। किसमें होता है? केवल जो साधारण विधेयक होते हैं और वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। किंतु यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। ठीक है, और संयुक्त बैठक का जो कोरम या गणपूर्ति होती है, मतलब जितने सदस्य जरूरी होते हैं, वो दोनों सदनों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यहाँ क्लियर किए गए हैं। संयुक्त
अधिवेशन से संबंधित, संयुक्त बैठक से या ज्वाइंट सेशन से रिलेटेड। यहाँ से यदि ज्वाइंट सेशन से क्वेश्चन आएगा तो आपसे प्रीलिम्स में क्वालिफाई, आप सही आंसर दे सकते हैं। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन माना जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिए, आप सभी के लिए बहुत अच्छा गुड लक। और इसी तरह से आपको सारे ही सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज में मिलते रहेंगे, करंट अफेयर्स एंड सारे ही सब्जेक्ट जितने भी होते हैं एग्जाम आने तक आपके लगभग सभी कवर हो जाएंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट अभी बना दूंगी मैं, तो आप कभी भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।